नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो अपना अगला जो टॉपिक है जिसमें आपके मुगलों के साथ में संबंध पढ़ने हैं, राजपूतों के। उसमें स्पेशल शासक दे रखे हैं, जैसे राणा सांगा है, आपके मान सिंह है, महाराणा प्रताप है, वो है। आज का जो टॉपिक है वो अपना राणा सांगा का है। और मैंने 2 दिन पहले इच्छा जाहिर भी की थी कि कभी मौका मिलेगा तो आपको राणा सांगा के बारे में डिटेल बताऊंगा कि उसके मतलब शासक बनने के दौरान कितना संघर्ष हुआ, बाद में कितना हुआ। तो आज वो मौका है और आज आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा। और पूरी क्लास देखें ध्यान से, आपके एक एक चीज क्लियर होगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब उससे क्लास शुरू करने से पहले साथियों, कल की क्लास का एक संशोधन है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इतिहासकारों में मतभेद है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझसे यदि कोई मानवीय भूल होती है पढ़ाते समय तो उसका इलाज जरूर करवाएंगे। कल समर सिंह की पुत्री का विवाह भीमदेव के साथ में बताना था, जबकि भीमदेव की पुत्री बता दी और समर सिंह के साथ विवाह बता दिया, तो उसको संशोधित कर देना। उसमें ऐसा है कि समर सिंह की पुत्री का विवाह भीमदेव द्वितीय के साथ में हुआ था। जालोर वाली जो क्लास थी अपनी, क्लास नंबर 53 के अंदर ये संशोधन कर देना। अब आज की जो क्लास है साथियों वो सुन लेना पहले ध्यान से, फिर आप कमेंट करोगे कि नोट्स कैसे बनाए, क्या करें। आज की जो क्लास है, आपको आज की क्लास में पूरी स्टोरी बताने वाला हूं, कैसे क्या हुआ था। नोट्स की चिंता ना करें, अगली क्लास जो आएगी उसमें पूरे नोट्स बनवाऊंगा आपसे, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और वापस समझाऊंगा भी आपको। तो आज की क्लास में बिल्कुल इत्मीनान से सुने और समझे, ताकि आपके हमेशा के लिए जो ये सांगा वाली स्टोरी है वो हमेशा ध्यान रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं साथियों। देखो, सबसे पहले पूरा मेवाड़ का इतिहास नहीं ले रहे, लेकिन थोड़े से आपको शासक बताऊं। कुंभा को आप सभी जानते हैं और सबने नाम सुन रखा है। कुंभा की हत्या कर दी थी उदा ने, तो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता था उदा। अब उदा ने काम ही उदय किए तो वो भी बिजली गिरने से जो है उसकी भी मृत्यु हो गई थी। मतलब ऐसे ही याद रखा मैंने कि उदा ने काम उदय किए तो फिर वो बिजली गिरने से उसकी भी मृत्यु हो गई। मांडू गया था, मांडू में बिजली गिरी और वो भी खत्म हो गया। तो उदा के बाद में फिर जो है रायमल शासक बनता है, और रायमल जो शासक बनता है उसके बाद में सांगा की स्टोरी आती है। लेकिन जो रायमल जी थे अपने, ये रायमल जी के, देखो रायमल जी जो शासक थे, इनकी 11 तो थी पत्नियां, ठीक है, 11 पत्नियां थी, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। किसके? रायमल के। अब ये जो इनमें से देखो मुख्य जो पुत्र थे जिनके बीच में संघर्ष चला वो यहां बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज, दूसरा जो उत्तराधिकारी का दावेदार था और दूसरे नंबर पर था जयमल, तीसरे नंबर पर था सांगा, और ये सारंगदेव जो था वो इन सब का चाचा था, इन सब का चाचा था, यानी रायमल का भाई हो गया। तो ये चाचा सारंगदेव। अब ये पूरे के पूरे जो है मेवाड़ की गद्दी को पाना चाहते थे कुल मिला के, और इनके बीच में संघर्ष चलेगा, ये चीज आपको समझनी है। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, इसे उड़ना राजकुमार कहते थे। उड़ना राजकुमार इसलिए कहते थे कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का मतलब दारोमदार, मतलब प्रशासक इसको नियुक्त किया हुआ था रायमल ने। और रायमल जो है सही उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए नहीं, तो इसलिए उत्तराधिकारी संघर्ष भी हुआ। तो ये बता दें कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है 36 किलोमीटर लंबी, उस पर एक दिन में पूरा दौड़कर पार कर लेता था, दौड़ के पूरी कर लेता था उसको, तो इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। कोई कहते थे कि बहुत तेज घोड़ा चलाता था, ऐसे लगता था जैसे कि घोड़ा उड़ा रहा है, तो इसलिए उड़ना राजकुमार कहते हैं। कोई कहते हैं टोडा से टोंक तक की दूरी जो है बहुत जल्दी पार कर ली, तो इसलिए उड़ना कहते हैं। कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। उड़ना राजकुमार के बारे में आए तो इतिहास में वैसे पृथ्वीराज खूब है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है, ठीक है, जिसकी कुंभलगढ़ में 12 खंबिया छत्री भी है। चलो अब आप स्टोरी जो है अपनी शुरू करते हैं और बताता हूं कि उत्तराधिकारी संघर्ष कैसे हुआ, 80 घाव सांगा को कैसे लगे, क्या थी सब स्टोरी, बढ़िया तरीके से सुनाता हूं, लेकिन सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगी पूरी। ये है कीवर्ड पैटर्न है, और इस पर आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद में नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन आएंगे, जिसमें नोट्स भी बनवा दिए जाएंगे। चिंता मत करना नोट्स की, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि रायमल उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं गए, और उसके मतलब उत्तराधिकारी घोषित किया नहीं, और इसके दरमियान जो है इनके संघर्ष होना दिखती बात थी। तो देखो, सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते पृथ्वीराज सिसोदिया सोच ही रहा था कि मैं ही शासक बनूंगा, और मतलब तलवार के दम पे कहता भी था कि मैं मेवाड़ का शासक बनने के निमित्त ही पैदा हुआ हूं, ये पृथ्वीराज सिसोदिया कहता भी था, ठीक है। अब ये जयमल की भी इच्छा थी, और राणा सांगा जो था तीसरे नंबर का था, लेकिन इसकी भी बहुत इच्छा थी कि ये शासक बने। और ये चाचा जी थे, तो चाचा जी की इच्छा होने लाजमी है, तो इनकी भी इच्छा थी कि ये शासक बने। अब चारों के बीच में मतलब शासक बनने की जो है इच्छा प्रबल हो गई।
अब इच्छा प्रबल हुई तो पता लगाया जाए कि कौन शासक बनने के, मतलब ये ग्रह नक्षत्रों से भी पता लगा सकते हैं। तो इन्होंने उस समय एक ज्योतिष के पास गए कि ज्योतिष के पास जाकर पूछते हैं, जन्म पत्रियां बताते हैं, कुंडलियां बताते हैं कि किसके शासक बनने के योग ज्यादा है। तो वहां पे जो है चारों जाते हैं, ये चारों जाते हैं। आप देखो आपको इंटरेस्ट आएगा। चारों जाते हैं वहां पर और ज्योतिष से बताते हैं। ज्योतिष जो है टेवा एवा देके, मारवाड़ी में क्या टेवा कुंकु मतलब वो जन्म पत्री देके सब पूरी देखता है और उसके बाद में बताता है कि शासक बनने के जो प्रबल योग बने हुए हैं ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार, तो ये कहते हैं कि सांगा शासक बनेगा। और भैया सांगा की हालत खराब, कि सांगा के शासक बनने के योग है। इतना सुनते ही पृथ्वीराज सिसोदिया जो उसको गुस्सा आ गया और दे निकाल के तलवार के, ये शासक बनेगा कैसे, मैं इसको अभी मार देता हूं, ऐसे करके और सांगा पर वार कर दिया। इस सांगा पर वार करने के चक्कर में सांगा की एक आंख यहाँ चली जाती है, आंख फूट जाती है यहीं पे। इस संघर्ष में एक आंख तो चली जाती है। फिर चाचा जी जो सारंग देव, देखो बड़ा है सारंग देव, तो उसने समझा बुझाकर तो शांत किए, अरे अभी यहाँ मत झगड़ो, इस ज्योतिष के कहने से क्या होता है देखी जाएगी आगे क्या होता है क्या नहीं, अभी तुम झगड़ा झगड़ी मत करो और अपन चलते हैं महल में, चलते हैं वापस, वहां चलकर बात करेंगे। ऐसे करके और वहां गए और सांगा की आंख का इलाज भी करवाया, लेकिन एक आंख थी जो हमेशा के लिए चली गई। अब ये एक आंख का नुकसान तो सांगा के यही हो गया, सांगा को संभलने का समय नहीं मिला और एक आंख चली गई। अब जो है वापस वही स्थिति कि अब क्या किया जाए, शासक कौन बनेगा पता लगाया जाए। तो फिर किसी ने कहा उन्हें कि यहाँ पास में बीमल गांव है और बीमल गांव की एक चारनी है जो मतलब बिल्कुल सटीक भविष्य देख सकती है, उसके पास ऐसी शक्ति है और वो देखकर बता देगी कि कौन शासक बनेगा, मतलब किसके शासक बनने के आसार पूरे हैं। तो सबने कहा कि चलो, तो वापस ये जो है चारों चल दिए कहाँ, भीमल गांव की चारनी के पास। अब भीमल गांव की चारनी जो वहां पे उस समय जो है वो एक झोपड़ी में रहती थी जंगल के अंदर, लेकिन उस समय जो है वो झोपड़ी के अंदर नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी जंगल में लकड़ियां लेने। तो इन्होंने जाकर देखा कि गई हुई है कहीं, तो अपन इंतजार करते हैं आएगी तो यहीं पे वापस पूछेंगे। तो वहां पे कोई बैठने की ऐसी कोई खास व्यवस्था थी नहीं, तो जहां पे जिसने स्थान देखा वहां पे बैठ गए वो। तो बैठे तो मतलब पृथ्वीराज सिसोदिया तो जहाँ एक चबूतरा टाइप बना हुआ था उस पर बैठ गया, और चाचा सारंगदेव और ये जयमल जो थे वो एक खाट पड़ी थी, पलंग क्या है ना जिन्हें, खाट पड़ी थी वो बिछा कर उस पर बैठ गए। अब सांगा भाई साहब ने कोई बैठ मिली वो कौन कि सांगा भाई साहब बैठा करे। तो सांगा ने क्या किया कि एक कोई पुरानी सी खाल लटक रही थी, कोई शेर की खाल थी, तो शेर की खाल थी तो उसको झटक झुटक के और थोड़ा सा करके और वहीं पे बैठ गया, साइड में बैठ गया। क्या पृथ्वीराज सिसोदिया हमार कोई कह दिया तो और माथे पड़ जाएगी। पृथ्वीराज इसका भाई था वैसे, तो भी वहां पे अब देखो गद्दी के लिए फिर वो कोई भाई कुछ नहीं देखते थे ये सब। तो फिर वापस वो जो है बैठ गई। थोड़ी टाइम में जो है चारनी आती है और देखते ही स्थिति समझ जाती है कि राजकुमार आए हैं और स्थिति ये है। देखकर वो तो मतलब उसके पास में ऐसी शक्ति थी, बताते हैं। देखो ये स्टोरी जो है किंवदंतियों पर और उस पर आधारित है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने वगैरह मानी भी है इनको। तो फिर वो देखकर जो है अंदाजा लगाती है कि इनके इस मकसद से आए, और उसको देखकर पता चल जाता है कि भविष्यवाणी क्या है। तो फिर उसको कहते हैं वापस कि ऐसा है कि ये समस्या है हमारे, और हमारी समस्या का समाधान कर दो। तो सबके दिमाग में से ये फितूर निकले कि कौन क्या करेगा क्या बनेगा ऐसे। तो फिर वापस वो देखते ही वो सब बैठने की स्थिति देखी सबकी, और बैठने की स्थिति देखकर बता दिया कि अगला जो शासक बनेगा वो सांगा बनेगा। और सांगा के फिर वापस हालत खराब। अब क्या पृथ्वीराज सिसोदिया था वापस उसके ऊपर गिरा के, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं इसको, कि बार बार यार इसको मैं मिटा ही देता हूँ, शासक बनेगा कैसे। फिर वापस वहां पे जो है उसको घायल कर दिया। फिर चाचा जी बीच में आए, फिर थोड़ा छुड़ाया, थोड़ा समझा बुझाया कि छुड़ाने की कोशिश की, जितने में सांगा वहां से देपड़ भाग गया सांगा वहां से। अब सांगा वहां से भागा है और भागकर बताते हैं कि वो पहुंच जाता है सेवंतरी गांव में। ठीक है, ये देखो इस सांगा भागकर कहां पहुंच जाता है, सेवंतरी गांव पहुंचता है, और वहां पे जो है राठौड़ बीदा से इसको सहायता मिलती है। लेकिन जयमल इसका पीछा करता है और जयमल इस राठौड़ बीदा को मार देता है। ठीक है, और जयमल इसको मारता है, सांगा फिर वहां से निकल जाता है आगे। ये बात ऐसे चलती है थोड़ी सी स्टोरी। ठीक है, अब जो है सांगा भागते भागते सांगा वापस वहां से भागकर सांगा पहुंच जाता है अजमेर। कहां पहुंचता है, अजमेर में श्रीनगर एक स्थान है, वहां पहुंचता है। और वहां पे उस समय जो है ये डाकू था करमचंद पंवार। ये कौन था, डाकू था, इसका प्रभाव बहुत था वहां।
और ये पहुंच जाता है सांगा इसके पास में। अब करमचंद पवार पहुंचता है तो ये मतलब इसको सांगा इसको बताता नहीं है कि वो राजकुमार है, बस ऐसे ही पहुंचता है और वो इसको देखता है और फिर वो जो है करमचंद पवार के यहाँ पे न चाहते हुए भी डकैती का काम सांगा को करना पड़ता है। ऐसा खराब काम है लेकिन फिर भी जो है जीवन बचाने के लिए और जीवन गुजारने के लिए इसके सानिध्य में रहा, तो करमचंद के पास में वो रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये सांगा की। अब स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ पृथ्वीराज सिसोदिया की। अब पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी आनंदाबाई, क्या नाम था? आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह हुआ था जगमाल से, सिरोही के जगमाल से। और जगमाल से विवाह हुआ। जगमाल जो है आनंदाबाई को बहुत परेशान करता था, मारपीट करता, रोज मारा कुटा और दारू पियन मारना, ऐसा मतलब घरेलू हिंसा वाली बात होगी। तो ये इसको बहुत परेशान करता था। आनंदाबाई जी को व्हाट्सएप करती पृथ्वीराज ने फोन करके, भैया आ बात है, रोज मारा कुटा करे, रोज परेशान करे, थे कोई ना कोई करो, थे इतना सूरवीर हो, थोड़ा धमकाओ और थोड़ा हम जाओ, यूं करो। पृथ्वीराज सिसोदिया पहुंच गया उसके जगमाल के घर और बिठाकर टेबल पर समझाया कि ध्यान रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन है, आगे से हाथ लगाया तो फिर अंजाम समझ सकते हो क्या होगा। पृथ्वीराज की मतलब बहुत धाक थी उस समय। तो जगमाल कहे नहीं 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 नहीं, अरे यार साले साहब आप यार ऐसे बुरा मान गए आप, वे तो कोई गलती होगी, वे कदी कदी कोई जमीन फोरी आ जाए, पकोरे हेटे गलती हो जा थे यार, आगू मत लो। और आगे मतलब कोई एडी गलती वे कौन, और बिल्कुल देवी जो राग थे मतलब आगू मत लो, थे बढ़िया रोटी वोटी जिमो और मैं आपने व्यवस्था कराऊं बढ़िया एकदम। और बस कह के खानो वानो बनायो। और पृथ्वीराज सिसोदिया कहता नहीं अब मैं निकलूंगा, आप समझ गए, ठीक है, राजी खुशी रहो और बढ़िया एकदम आनंद करो। तो जैसे ही निकलने लगे तो जितने में जगमाल जो है उनको टिफिन देता है, मतलब बाता देता है, उसमें बताते हैं कि लड्डू देता है कि आपका सफर लंबा है, जाते समय अब आपने खाना भोजन नहीं कर रहे हो तो जाते समय रास्ते में ये अल्पाहार थोड़ा कर लेना, नाश्ता कर लेना। पृथ्वीराज क्या ठीक है कोई दिक्कत कौन, ले ला। और उसमें बताते हैं कि वो पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ में घात कर गया, वहां दगा कर गया। उसने क्या किया, पिसे हुए कांच वाला जहर जो है उन लड्डुओं में मिला दिया। और पिसे हुए कांच वाला जहर जो होता है उसका कोई इलाज नहीं है, फिर मतलब आदमी की मृत्यु निश्चित है। उसमें क्या होता है कि आते अंदर से पूरी कट जाती है और उसके बाद मतलब वो सबसे खतरनाक जहर होता था उस समय। यही का यही जय दयानंद सरस्वती को भी दिया था, वो रसोई जगन्नाथ के हाथों दिलाया था नन्ही जान ने। तो ये वहां पे भी समस्या हुई थी और फिर भी उन्होंने तो योग की शक्ति पर 1 महीने फिर भी निकाला था। और यहाँ तो मतलब तुरंत ही इसमें तो मौत हो जाती है। और ये लड्डू जो है रास्ते में पृथ्वीराज ने खा लिए और पृथ्वीराज की हो गई मृत्यु। तो ये पृथ्वीराज की मतलब स्टोरी मैंने सीधी सुनाई आपको। अब पृथ्वीराज की स्टोरी बीच में एक थोड़ी सी और है, वो ये है कि मालवा का जो शासक था उसने रणथंभौर और उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो वहां पे जो है हाड़ा शासक राव सुल्तान था और राव सुल्तान की बेटी थी ताराबाई। तो ये दोनों जो है वहां से जगह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये उस समय मेवाड़ जागीर के अंदर ही आता था, मतलब मेवाड़ के साम्राज्य के अंदर आता था। तो ये आ गए मेवाड़ की शरण में। और ये मतलब बताते हैं कि इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा थी, अद्वितीय सुंदरता थी इसकी, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो राव सुल्तान ने कहा कि मैं ये टोडा के मतलब टोडा में रहते थे और टोडा पर जो है कब्जा कर लिया था मालवा के सुल्तान ने। तो इन्होंने कहा कि ताराबाई का विवाह उस राजकुमार या उस युवक के साथ करूंगा जो मुझे टोडा को छुड़ा कर वापस मुझे देगा। तो ऐसे में फिर जो जयमल था ना, जयमल जो है इस पर पूरी तरीके से मोहित हो गया। किस पर? ताराबाई पर। अब जयमल इस पर मोहित हुआ तो इसने जाकर सीधा ताराबाई से कह दिया कि मुझे आप बहुत सुंदर लगते हो और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, सीधी शब्द, कोई वो क्या है ना, सीधी बात नो बकवास, वह वाली बात के मैं आपसे विवाह करना चाहता। ताराबाई कहे कि ठहर ठहर भाई, इतनी उतावल कौन करनी, मेरे पिताजी जो है एक मानक निश्चित करियो है, एक शर्त राखी है कि आ शर्त जी को पूरी करी नहीं, मैं बिना हाथे ही ब्याह कर सकूं, मैं बंदी ओढ़ी हूं, मैं किन्हीं हाथे ब्याह नहीं कर सकूं। तो के अच्छा क्या शर्त है? तो के टोडा जो जीतेन दे बिना हाथे में ब्याह करूं, बाकी मैं दूसरा हाथे ब्याह करूं कौन। तो कहते हैं कि ये तेज में आ गया। कौन कहा गया? जयमल नाम नहीं लिखा क्या यहाँ? जयमल, ये तेज में आ गया और इसने अनाप शनाप जो भी मन में आया वो राव सुल्तान और ताराबाई को सुनाने लग गया, अनाप शनाप बोलने लग गया और बहुत बेइज्जत किया, उन्हें बहुत भला बुरा कहा। तो इतने में ये राव सुल्तान को भी गुस्सा आ गई कि यार
मतलब ये थोड़ी आप राजकुमार हो तो ऐसे कोई भी कह दोगे। और इतने में राव सुल्तान ने जो है जयमल को वहां पे जान से मार दिया, हत्या कर दी। और राव सुल्तान ने हत्या करके और वापस जो है राजा को बता दिया, रायमल को, कि ये बात थी और मैंने इसकी हत्या कर दी है। अब क्योंकि गलती जयमल की थी, भला बुरा कहा, ये कहा, बेटी के बारे में कहा, इनके बारे में कहा, तो फिर यहाँ पे अब इनकी गलती, इसकी गलती थी तो इनको कुछ नहीं कहा। फिर बाद में जो है ताराबाई का विवाह किससे कर दिया, वर्ड्स लिखूं है ना, वर्सेस नहीं, ताराबाई का विवाह किससे कर दिया, पृथ्वीराज से कर दिया। और इसी पृथ्वीराज ने इसी ताराबाई के नाम पर अजमेर के दुर्ग का नाम क्या रखा था, ताराबाई रखा था, तारागढ़ रखा था ताराबाई के नाम पर। ठीक है, पृथ्वीराज की पत्नी के नाम पर बताते ना, वो ये पृथ्वीराज है। जैसे जैसे इतिहास आप पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्ट आना चाहिए। तो ये रख दिया पृथ्वीराज ने ताराबाई का, और ये यहाँ पे स्टोरी। फिर पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, देखो जयमल भी मृत्यु हो गई, पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। और इस पृथ्वीराज ने पहले अपने चाचा को, इसको सारंगदेव को भी मार दिया था। तो अब देखो जो शासक बनने के उम्मीदवार थे उनमें पृथ्वीराज मृत्यु हो गई, जयमल की मृत्यु हो गई, और अपने यहाँ पे सारंगदेव की भी मृत्यु हो गई। अब ऐसे में बताते हैं इस दरमियान, अब देखो वहां पीछे सांगा के साथ क्या हुआ, ये यहाँ की स्टोरी थी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई पिक्चर ही देख रहे हो, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब पीछे सांगा के साथ क्या होता है, सांगा तो बताया नहीं था कि मैं राजकुमार हूं, और साधारण व्यक्ति बताया था। तो जो है उनके साथ में डकैती वकैती करता करमचंद के साथ में, और फिर बाद में ऐसे। तो एक बार क्या हुआ कि थक हार कर सांगा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो पेड़ के नीचे सो रहा था, तो वहां पे जो है देखो पेड़ के अंदर से जो छन के धूप आती है, पत्तियों के बीच से छन के जो धूप आती है, वो सांगा के मुंह पर आ रही थी, किरणें सीधी मुंह पर आ रही थी। यह दृश्य देखकर एक वहां पे नाग आता है और अपना फन फैलाकर उस धूप को रोकता है, और सांगा पे आने से उस धूप को रोकता है, छाया करता है। ये दृश्य देखता है, और साथ में इसी दृश्य के साथ में एक सुगुन पक्षी होता है, वो बहुत अच्छे संकेत के साथ में कूकता है, यानी आवाज करता है। वहां से कोई सुगुन शास्त्री जा रहा होता है, जो इस दृश्य को देखता है और जान लेता है कि ये तो आने वाला कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई शासक बनेगा, ऐसा व्यक्ति है जो इसके मतलब ये सब संकेत जो दे रहे हैं। और ऐसे में जो है वो करमचंद आता उधर से करमचंद को बता देता है, ये सुगुन शास्त्री जो होता है ना, कि ये कौन है व्यक्ति, तो कि ये तो कोई कहीं से भाग के आया है और मैंने शरण दी है, मेरे साथ में रहता है। अरे कि ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़ा राजा बनेगा ये। ऐसे मतलब सांप की छाया करने वाले दो किस्से हुए, एक राणा सांगा के साथ, एक नूरजहां के साथ भी हुआ था। तो उसके बारे में भी देखो, वो भी बनी थी, रानी बनी थी। तो ये कि ये तो मतलब सांगा तो सो ही रहा था, और कि ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मतलब राजा बनेगा, कहीं का राजा है ये कोई मतलब ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है। अब करमचंद जो है उठाता तो नहीं है सांगा को, तलवार जो है तैयार रखता है, मतलब म्यान में से निकाल कर, क्या उठे तो इन पूछा क्या कौन है रे भाई तू। और जितने में मतलब सांगा जो थोड़ी नींद खुले और उठे देखे कि अरे यार तलवार कौन, कोई पृथ्वीराज तो नहीं आएगा बाजो। तो देखे कि करमचंद ही है। फिर करमचंद जी ने कहा कि कहीं वो है तलवार अलवार मेरे ऊपर क्यों, कि सही सही बता तू कौन है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी असली पहचान बता, नहीं तो ये तलवार है और तेरी गर्दन है, सीधी सी बात। फिर सांगा बताता है खुद की बात कि ये बात है और ऐसे ऐसे मैं वहां से भाग कर आया हूँ, ये दशा है, ये ओरिजिनल बात है कि मैं वहां का राजकुमार हूँ। ये करमचंद क्या क्या राजकुमार है तो भलो हो, तो अब तने एक काम करना पड़ेगा तो ही मैं जीवन बख्शूला। तो क्या बताओ साहब, जो भी जीवन बख्शो, मैं तो वैसे वैसे ही भाग कर आया हूँ और यहाँ पे जीवन बख्शो तो बस जो है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मेरी बेटी है उससे विवाह कर, मतलब अब करमचंद को पता है ये राजा बनेगा, इसे विवाह कर देते हैं और रानी बन जाएगी, सीधी सी बात। सांगा क्या राजी खुशी, अपार कोई ऐतराज ही कौन है, करदा बिल्कुल, आपने कोई ऐतराज नहीं है। सांगा कि यहाँ रहना है, जीवित रहना है, तो भाई हर किसी से तो बैर नहीं लिया जा सकता। तो फिर बताते हैं कि करमचंद की बेटी का विवाह सांगा से हो गया। थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अन्यथा न ले। तो फिर जो है इनका विवाह हो गया। अब इधर देखो ये इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर करमचंद जो है बताते हैं कि रायमल के पास सूचना पहुंचाता है, या रायमल जो है अपने जो पता लगाते हैं कि भाई सांगा है कहाँ, अब ये तो पीछे शासक बनने का तो कोई उत्तराधिकारी बचा ही नहीं। तो फिर बुलाने के लिए संदेश भेजता है रायमल के सांगा भाई आजा तन शासक बनावा। सांगा कहेगा हाँ मेरे कौन आनो, मेरे शासक आसक कोई बननो ही कौन, के 2 बार भविष्यवाणी कराई, एक में एक आंख गई फ्री, एक में पूरा घायल कर दियो, दूसरी बार में मेरे को जानू थोड़ी जानो है, मैं तो कौन आऊं। रायमल वापस बताता है उसे कि जो है पृथ्वीराज भी नहीं रहा, इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, जयमल भी नहीं रहा, सारंगदेव नहीं रहा, कौन संभालेगा राजकाज, ये सब
मेवाड़ की गद्दी कौन संभालेगा। तब जो है सांगा वहां जाता है और सांगा का फिर वहां पे राज्याभिषेक होता है और सांगा का राज्याभिषेक होता है 24 मई 1509 को, जो 1527 तक इनका शासन चला था। और इस तरीके से पूरा उत्तराधिकार का संघर्ष, मैंने कहा ना आपको मतलब इंटरेस्ट आएगा और ये सारी चीजें चली है इतिहास में। अब मैंने आपको मतलब अच्छी तरीके से बताने के लिए थोड़ा सा स्टोरी का रूप दिया है इसे, लेकिन ये ऐसे ही है जैसा इतिहास की पुस्तकों में मिलता है वो ही बताने का प्रयास आपको किया है। और इस तरीके से सांगा का राज्याभिषेक होता है और फिर अपन ने सांगा और सल्तनत काल का संघर्ष कल पढ़ लिया है सल्तनत के साथ में। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो मुगलों के साथ है, तो यानी कि सीधी सी बात है सांगा और बाबर का संघर्ष अपन को पढ़ना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि सांगा और बाबर का संघर्ष क्या हुआ और वो भी पूरी स्टोरी आज बता दूंगा। फिर कल जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन आएंगे और वापस थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाते हुए नोट्स लिखवा दूंगा। तो एक बार कीवर्ड्स ये सारे आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, बहुत बढ़िया रहेंगे। और फिर वापस अगली साइड में अपन चलते हैं खानवा के युद्ध की ओर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब खानवा का और बयाना का युद्ध करवाते हैं सांगा और बाबर के बीच में। अब देखो बाबर जो है 14 फरवरी 1483 को काबुल में जन्म लिया और मुगल डायनेस्टी जो मुगल साम्राज्य है उसका संस्थापक माना जाता है। और 14 फरवरी को मतलब जन्म लेने वाले वैसे अच्छा काम बहुत करते हैं ऐसे, इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 14 फरवरी को मेरा खुद का जन्म हुआ था। अब बाबर से तो तुलना नहीं कर रहे हैं, वैसे बाबर अपन तो इसलिए खराब मानते हैं क्योंकि वो विदेशी आक्रांता था और यहाँ के जो शासक थे उनको हराकर यहाँ जो है राज करके गया था, इसलिए मानते हैं। बाकी योग्य था इसलिए राज किया, ये भी है। इतिहासकार जो है दो तरीके से सोचते हैं, योग्य था इसलिए भी राज किया। और साम्राज्य स्थापित करना कोई खाने का काम तो है नहीं, कुछ तो उसके अंदर कला होगी, कुछ तो साहस होगा, कुछ रणनीति होगी, तब किया, तो इसलिए ये है। और 14 फरवरी को मेरा भी जन्म हुआ है और आने वाले 14 फरवरी को कुछ बढ़िया करेंगे आपके लिए। अब यूं है कि कभी कभी जो है खुद की तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, जरूरी नहीं कि दुनिया आपकी हर बार तारीफ करे, तो इसलिए कभी कभी खुद को खुद भी जी लेना चाहिए। हालांकि ये सब ऐसी माहौल को हल्का करने के लिए, कोई ज्यादा सीरियस नहीं ले, ठीक है। अब देखो बात करते हैं जो बाबर ने जो भारत पे आक्रमण किया, सबसे पहला पानीपत, जैसे मुख्य जो युद्ध था वो पानीपत का था और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, 1526 की बात है, ठीक है। अब वो स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा किसने बुलाया, क्या किया, आलम खान लोदी, दौलत लोदी वगैरह ये सब, क्योंकि ये आपके अभी इसके में काम का नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में बताते हैं कि युद्ध का कारण ये भी है कि बाबर कहता है कि सांगा ने मुझे बुलाया और मेरा साथ नहीं दिया, और सांगा कहता है मैंने बुलाया नहीं, और ये मतलब दोनों की महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी नीति, और फिर वही जो है कि इनके विपक्षियों को शरण देना, और ये सब कारण इसके अंदर चलते हैं। लेकिन असली बात यह है कि दोनों ही मजबूत शासक थे, महत्वाकांक्षी थे, साम्राज्यवादी नीति अपनाना चाहते थे, तो दोनों के बीच में संघर्ष होना बिल्कुल होना ही होना है। अब जो है बाबर ने जो है बयाना के युद्ध पर आधिपत्य कर दिया था और ख्वाजा मेहंदी हसन वहां का मतलब दुर्ग रक्षक था। तो फिर बयाना का जो है दुर्ग था उसको छुड़ाने के लिए राणा सांगा की सेना ने उस पर बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ हमला किया, और उसमें जो है ये हमला बताते हैं 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। और इस बयाना का युद्ध में राजपूतों ने अपना इतना बढ़िया कौशल दिखाया, इतनी वीरता दिखाई कि मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए और मुगल सेनाओं में एक भय बैठ गया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और बचे हुए सैनिक जो है भाग गए वापस। अब जो है वो भागे हैं, अब वो जाकर वापस चले जाते हैं कहाँ, बाबर के पास में चले जाते हैं, बाबर के पास जाते हैं। अब देखो स्टोरी कैसे घूमती है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो है राजपूत शासकों ने यहाँ पे हराया था और बाबर के पास ये हारे हुए सैनिक ये जाते हैं। अब उस दरमियान जो है बाबर अपनी सेना जो संगठित कर ही रहा था, जितने में जो है वापस, क्योंकि बयाना के हार का बदला लेना था। लेकिन यहाँ से जो भागे हुए सैनिक थे बयाना से मुगलों के, उन्होंने वहां जाकर कहा कि नहीं 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 नहीं, राजपूतों से तो लड़ाई करनी नहीं, अरे वो तो कोई देखते ही नहीं, हार देखते हैं, बाहर देखते हैं, ताबड़तोड़ वार ही करते हैं सीधा, कभी नहीं करनी के, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं यार, ऐसे कौन मारता है। तो उन्होंने मतलब जो दूसरी सेना थी उसके अंदर भी भय के बीज बो दिए, भयभीत कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, किसी से लड़ाई करो पर इनसे राजपूतों से, यहाँ क्षत्रियों से नहीं करनी है अपन को। तो ऐसे करके जो है भय का माहौल बना दिया। अब बाबर जो है वो भाई साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, तो वो युद्ध करना चाहता था आगे, तो सेना को इकट्ठी करा था। बहुत सारे तरीके अपनाए बाबर ने कि कैसे भी करके इनको राजी किया जाए युद्ध करने के लिए, बाकी जो है मैं रणनीति बना लूंगा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो राजी हो, सेना बिना तो अकेला बाबर तो क्या करेगा, तो भी राजी हो जाना है ना। तो कहते हैं कि बाबर ने कई सारी घोषणाएं की
बाबर कहता है कि आप लोग मेरे शराब पीने से परेशान हो और दारू पीऊं मैं थे परेशान हो, ए लो शराब के प्याले तोड़ दिए, आज के बाद शराब रे हाथ ही कौन लगो थे युद्ध करने चालो। सैनिक कहे कि बापूडा तू शराब पिए कि नहीं पिए मारे कहीं लेनो देनो यार, मैं मर गया तो लारे मारे कोई देखने वाला हो कि तू शराब पिए परेशान करे कि नहीं करे, मैं तो लड़ाई करना कौन चाला। तो फिर बाद में बाबर वापस कहता है कि यहाँ पे तमगा कर जो होता है इनके ऊपर एक लगा हुआ मुस्लिमों के से लिया जाता था कि तमगा कर मैं हटा दूंगा बिल्कुल ही, और मैं चांदी के सिक्के दूंगा युद्ध जीतने के बाद। कह रहे भाई सैनिक कह चांदी सिक्का कौन दे गया, जीवता रहा तो ये चांदी सिक्का हमें है ही है, और मर गया चांदी सिक्का कटे, ए फालतू बात नहीं करनी, मैं युद्ध कौन लड़ा, कह दियो कि नहीं लड़ा नहीं लड़ा। क्योंकि मोहम्मद शरीफ नाम का जो ज्योतिष था वो भी एक घोषणा कर चुका था इस बीच में कि पश्चिम का तारा अस्त है और ऐसे, और बाबर के पक्ष में ही नहीं है, और ये तो वो वाला पक्ष 100% जीतेगा, ऐसी घोषणा कर चुका। तो और सैनिकों का मनोबल टूट चुका था, तो सब क्या हमारा तो लड़ना ही नहीं है कुल मिला के, तू बोले तमगा कर हटा के तमगा कर को बाप हटा, चांदी सिक्का दे बोले सोने सिक्का दे, मैं तो कौन लड़ा, शराब पी भले मत पी, हम नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। अब लास्ट में जो है तुर्क का इक्का फेंका किसने, बाबर ने। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद की घोषणा दे दी, और जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध, यानी कि ये अपने धर्म का युद्ध है, इस्लाम को बचाने के लिए करना है, और कुरान शरीफ की कसम दिला दी सबको। अब मुस्लिम सेना और मुगल सेना, चाहे मुस्लिम जितनी भी सेना थी, उनके बीच में यह है कि जहां धर्म की बात आती थी तो फिर वो भले मर जाएंगे लेकिन वो युद्ध करेंगे और अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। अब जब कुरान शरीफ की कसम दिला दी और धर्म युद्ध की बात आ गई तो पूरी सेना फिर वापस तैयार हो गई। बाबर ने जोशीला भाषण दिया, सबके अंदर जोश भरा और सबको फिर से तैयार किया और खानवा के युद्ध के मैदान में आ गया, जो खानवा रूपावास भरतपुर में है। वहां आकर सेना डट गई और पूरी पोजीशन ले ली व्यवस्थित। थोड़ी सी यहाँ पे राजपूतों की सेना संख्या बहुत ज्यादा थी लेकिन थोड़ी सी ढील रखी, जितने में जो बाबर ने था बहुत बढ़िया तरीके से पूरी उसकी व्यवस्था कर दी थी। अब व्यवस्था में क्या था मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले राणा सांगा ने जो है यहाँ पे पाती पेरवन के तहत, पाती पेरवन एक यहाँ पे एक ये चीज चलाई, इस पाती पेरवन के तहत जो है पूरे के पूरे जितने आसपास शासक वगैरह थे सबको युद्ध करने के लिए और इसमें साथ देने के लिए बुलाया, इस पाती पेरवन के तहत बुलाया था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और संख्या बल बहुत बढ़िया था, सांगा के पास में बहुत ज्यादा संख्या में सेना थी और बाबर के पास में सेना कम थी। लेकिन बाबर के पास में जो प्लस पॉइंट था वो मैं आपको बताऊंगा, ये 2 प्लस पॉइंट थे उसके। अब देखो वापस दोनों के बीच में युद्ध होता है, वहां पे शुरू करते हैं अपन। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, इसमें हसन खां मेवाती जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था इनका, और सांगा भी युद्ध में शामिल था। और यहाँ पे ये जो है अब देखो नेतृत्व कर रहा था, युद्ध हुआ बढ़िया तरीके से। राजपूतों ने फिर वापस जमकर वार किया मुगल सेना पर और मुगल सेना का एक पक्ष जो था उसको बुरी तरीके से घायल किया और वो पीछे हटने लगे। फिर जो है बाबर ने मतलब बहुत बढ़िया सेटअप कर रखा था। बाबर ने क्या कि तुलुंगा पद्धति के तरह तहत थोड़ी सी सेना जैसे ऐसे यहाँ पे बीच की मध्य की अलग लगाई, पूरी सेना की टुकड़ी दाएं बाएं पर अलग लगाई, पीछे रिजर्व अलग रखी, सेना बहुत बढ़िया तरीके से लगाए और बीच बीच में यहाँ पे तोपें रखी बीच बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे बीच बीच में तोपें रख दी। और तोपों को भी बताते हैं कि पहले पानीपत के युद्ध में तो जो था गायों और भैंसों के उससे चमड़े से बांधी थी बीच में, था जब तोप चलती है तो पीछे खिसकती है, लेकिन यहाँ पे जरीबों का मतलब लोहे की जो सांकड़े थी उनका इस्तेमाल किया, इस तरीके से बताते हैं ये सारी, तो बहुत बढ़िया तरीके से। अब जैसे राजपूत सेना ने एक पक्ष को घायल कर दिया तो इसने मध्य से जो है दूसरी सेना टुकड़ी वहां भेज दी और वापस जो है मोर्चा मजबूत कर दिया। इस तरीके से सेटिंग बहुत बढ़िया की थी इसने तुलुंगा पद्धति के तहत। और ये तुलुंगा पद्धति कई बार पूछते हैं इसने किससे सीखी, तो ये उज़्बेकों से सीखी है, ठीक है, उज़्बेकों से तुलुंगा पद्धति, और तोपखाना और बंदूक चलाना ईरानियों से सीखी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बाबर ने सीखी, ठीक है। अब ये व्यवस्थित तरीके से इन्होंने पूरा सेटअप कर रखा था व्यवस्थित। तो जैसे राजपूत सेना बहुत तगड़ा वार कर रही थी लेकिन यहाँ पे ये जीत नहीं पा रहे थे इनसे। फिर बाद में क्या है कि थोड़ी सी जैसे सेना राजपूत सेना जो थकती है तो फिर वो वहां से जो है रिजर्व सेना आकर उन पर हमला करती है और यही तुलुंगा पद्धति कहलाती है। जो बिल्कुल फ्रेश बैठी थी रिजर्व सेना वो जो है दोनों तरफ से आकर हमला करती है और जो है इनको राजपूतों के ऊपर पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है। इस दरमियान क्या होता है कि एक तीर आकर सीधा सांगा के सिर में लगता है और सांगा जो है वहीं पे मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब राजपूतों सामंतों को यह पता चलता है कि सांगा के सिर में लग गया और सांगा जो है बेहोश हो गया, हाथी के घोड़े पर होता है,
बेहोश हो गया है। तो वो चालाकी से जो है सांगा को वहां से हटाकर और हलवद का काठियावाड़ का बताते हैं कि झाला अज्जा भी युद्ध कर रहा था और झाला अज्जा को मुकुट और वो सब पहना के सांगा के और वहां पे बिठा दे। थोड़ी देर तो युद्ध चलता है, लेकिन धीरे धीरे देखो ऐसी बातें शांत रहती नहीं, धीरे धीरे पूरी सेना में ये बात फैल गई कि सांगा जो है घायल हो गया है और सांगा युद्ध भूमि में है ही नहीं। तो ये चीज चलती है और इस बीच में जो है पता चलता है तो राजपूत सेना वैसे ही कमजोर हो जाती है, मनोबल गिर जाता है और मुगल सेना हावी हो जाती है और यहीं पर जो है राजपूत सेना की पराजय हो जाती है। अब इसमें जो है हसन खां मेवाती इनका सेनापति था, ये मारा जाता है। खानवा की डेट याद रखें, झाला अज्जा जो जिसने ये धारण किए मुकुट वगैरह, राजकीय चिन्ह और फिर लड़ा था। तुलुगमा पद्धति और तोपखाना मुख्य रूप से बाबर की विजय के लिए ये आधार स्तंभ माने जाते हैं, ये मुख्य रूप से यहाँ पे थे। और इस मतलब तोपखाने मतलब जो गोला उगलती हुई बारूद की ये तोपखाना था ना, यही जो है क्षत्रियों को ले डूबा, बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया इनकी सेना को और यहाँ पे ले डूबा। अब सांगा जो घायल हो गया था, इसे सांगा को जो है बसवा दौसा ले जाया गया, वहां पे इलाज किया, फिर वहां से कालपी ले गए और कालपी से इलिजपुर, ऐसे करते हुए ये मतलब इसको आगे से आगे ले गए। और बाद में बताते हैं कि सांगा फिर थोड़ा सा जैसे ठीक हुआ, वापस कहता है कि मैं वापस युद्ध करूंगा, मैं बदला लूंगा वापस बाबर से ऐसे। लेकिन वो कंडीशन अब जो है मेवाड़ की ऐसी नहीं थी कि बाबर जैसी शक्ति से जो है वापस युद्ध किया जा सके। तो ऐसे में सामंतों ने मेवाड़ को बचाने के लिए एक डिसीजन लिया कि सांगा तो देखो अब जिद करेगा तो मानने से रहा, और ये इसकी ये जिद जो है मेवाड़ के लिए हित में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सांगा को जहर दे दिया और सांगा को जहर देने के बाद में सांगा की हो गई मृत्यु। और 1500 ये मतलब सांगा की मृत्यु हुई और खानवा युद्ध का सन जरूर याद रखना 1527। तो 1509 से 1527 तक इसका शासन माना जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से सांगा के जो है ये पूरे सांगा के इतिहास का यहीं पे समापन होता है। और फिर खानवा के युद्ध में तो ये जीत ही गए बाबर, और फिर आगे की स्टोरी पूरी मेवाड़ का वंश अलग चलता है। आपके जो संघर्ष पढ़ना था आपको वो था सांगा और बाबर का, क्योंकि मुगलों के साथ में संघर्ष लिखा हुआ है, उसमें पहला था सकता आपका सांगा। अब ये 80 घाव इसके थे, हिंदूपत इसको कहा जाता है, सैनिकों का भग्नाव शेष कहा जाता है, ये प्रश्न बनते हैं सारे के सारे। और ये सारे के सारे प्रश्न अगली क्लास में नोट्स मेकिंग पैटर्न में आपको बताने वाला हूँ। किस किस ने सांगा का साथ दिया, पृथ्वीराज कछुआ था और ये अपने जोधपुर के राव गांगा, मालदेव वगैरह जितने भी थे, सारे के सारे आपको कल नोट्स मेकिंग पैटर्न में मैं आपको लिखवा भी दूंगा, बता भी दूंगा और फिर वापस आपका रिवीजन भी करवा दूंगा और व्यवस्थित तरीके से आपको नोट्स भी बनवा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आई होगी, स्टोरी के माध्यम से बताया है और सारी चीजें समझ में आई भी होगी और आपके एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं सब की सब। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतिहास पढ़ने में आप बराबर मजा ले रहे होंगे और आपकी उम्मीदों पर मैं भी खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि इस प्रयास में सफल भी होंगे। तो नोट्स बनवाऊंगा, बार बार कमेंट करके ना मत कि अब नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि बार मैं जो चीजें हैं वो कह देता हूं पहले, तो फिर उसके बाद में फिर मतलब आवश्यक चीजें पूछो आप, वही चीज जो बता चुका हूं क्लास में, पूरी क्लास देखे भी नहीं कमेंट करते हो, तो फिर वो बढ़िया नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, देखें कि कहाँ पे क्या चीज बोली गई है, एक एक सेकंड एक एक मिनट क्लास का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा और अपन मिलेंगे सीधी अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।